नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि अगर आप नीट पास नहीं कर पाए या नीट में आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आए तो जिंदगी में और क्या क्या रास्ते आपके पास मौजूद हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर साल हमारे देश में करीब 22 लाख छात्र छात्राएं नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक हिस्सा लगभग 1 लाख छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज, BDS या MBBS जैसे कोर्स में प्रवेश पाते हैं। अब सवाल यह है कि बाकी के 21 लाख बच्चे कहाँ जाते हैं? क्या उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? क्या उनका भविष्य यही रुक जाता है? क्या वे काबिल नहीं हैं? सीधा और साफ जवाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे बहुत काबिल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल इस परीक्षा की तैयारी में लगाए हैं। एक परीक्षा में असफल हो जाने का मतलब ये नहीं कि वे अयोग्य हैं। समाज अगर ऐसा कहता है तो ये गलत है और हमें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। असल सच्चाई ये है कि डॉक्टर बनने के अलावा भी ढेरों छुपे हुए विकल्प हैं, जिनके बारे में छात्रों को सही जानकारी नहीं दी जाती। इसी वजह से उन्हें लगता है कि सम्मान और पैसा सिर्फ डॉक्टर बनने से ही मिलेगा, जबकि हकीकत यह है कि डॉक्टर के अलावा भी कई ऐसे करियर मौजूद हैं जहां आप अच्छी खासी कमाई के साथ इज्जत भी पा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं करियर विकल्पों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आप नीट देने के बाद भी चुन सकते हैं, और बिना नीट दिए भी। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और जिस पल आपको ये वीडियो पसंद आए इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, PCB लेने वाले छात्रों के 2 प्रकार होते हैं। पहला, जिसने नीट दिया है लेकिन कम स्कोर आया है और जिसे शक है कि MBBS सीट मिल पाएगी या नहीं। दूसरा, जिसने नीट दी ही नहीं या नीट से इतना डर गया कि कोशिश ही नहीं की। कल ही एक छात्र ने लिखा, सर मेरे 280 नंबर आए हैं, क्या करूं? किसी के 450, किसी के 420, किसी के 410 नंबर आए हैं। तो सवाल ये है, कम नंबर के साथ क्या किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। नीट देने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, MBBS, BDS, फार्मेसी, नर्सिंग, आयुष, पैरामेडिकल आदि। लेकिन इनमें से किन किन विकल्पों को चुनना चाहिए और किन के बारे में आपको अधूरी जानकारी मिली है, यही मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आप MBBS नहीं कर पा रहे हैं या करने की स्थिति में नहीं, तो आप BDS चुन सकते हैं। अब आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें लगता है या महसूस होता है कि BDS उतना लाभदायक करियर नहीं है? कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए। शायद बहुतों को ऐसा लगता होगा। BDS में लगभग 27 से 28 हजार सीटें, लेकिन फिर भी कई छात्र इसे लेना नहीं चाहते। सही है ना? इसके बाद, जैसा मैंने कल समझाया था, आप आयुष के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं। आयुर्वेद में लगभग 52 हजार सीटें हैं, यानी BDS से लगभग दोगुनी। लेकिन बहुत से छात्र इसे भी नहीं अपनाते, क्योंकि उनकी धारणा है कि इसमें कमाई कम है। फिर आता है वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ भी लोगों की यही सोच रहती है कि कमाई नहीं है, सीटें भी कम हैं, और पैसे की कमी की धारणा के कारण लोग इसमें जाना नहीं चाहते। अब बात करते हैं BDS में प्रवेश के लिए कितने अंक चाहिए। पहले ये समझ ले, फिर मैं फायदे भी बताऊंगा। नीट में BDS के लिए लगभग 450 से 550 अंक की आवश्यकता होती है। BDS करने के बाद आप डेंटल टेक्नीशियन, प्रोस्टोडोंटिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल कंसल्टेंट या डेंटिस्ट बन सकते हैं। रिक्रूटमेंट कहां से होगा? सरकार से, या फिर आप अपना निजी क्लिनिक खोल सकते हैं या किसी निजी अस्पताल में नौकरी कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआती औसत पैकेज करीब 8 लाख रुपए सालाना रहता है। ये ज्यादा है या नहीं, इसका जवाब आप खुद जानते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर जो अपने जीवन के 6 साल इस करियर में लगाता है, उसे इसके बाद सिर्फ 8 लाख रुपए की नौकरी मिले, तो तुलना में एक इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई करके और 2 साल अनुभव लेकर इससे ज्यादा कमा सकता है। ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि BDS करना चाहिए। क्यों? सुनिए, अगर आप एक सामान्य छात्र हैं और आपके माता पिता के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, तो आप BDS करके 2 से 3 साल नौकरी करें। शुरुआत में 8 रुपए से 10 लाख की कमाई होगी। कोशिश करें कि आप औसत से बेहतर प्रदर्शन करें और फाइटर बने रहें, ताकि पैकेज 12 लाख रुपए और फिर 15 लाख रुपए तक बढ़ सके। अगर पहले 3 साल में आप 37 लाख रुपए कमा लें और उसमें से 25 रुपए से 30 लाख बचा पाएं, तो मैं आपको साफ रास्ता बताता हूं। उस पैसे से अपना खुद का क्लिनिक खोलें। क्लिनिक को अच्छे तरीके से स्थापित करें, आने वाले मरीजों से मार्केट रेट के अनुसार शुल्क लें और सर्वोत्तम सेवा दें। मरीज तभी संतुष्ट होते हैं जब डॉक्टर उनकी बात सुनता है, उनके दर्द को समझता है और सही इलाज देता है। एक अच्छा डॉक्टर वही है
ऐसे डॉक्टर न बने जो बिना जरूरत मरीज को ऑपरेशन के लिए डरा दे। ऐसे डॉक्टर से लोग बचते हैं। ईमानदार रहें, सेवा भाव से काम करें। अपने जीवन में मैंने देखा है, ये रास्ता आपको आगे बढ़ाएगा। बेटा, मैंने ऐसे डेंटल डॉक्टर देखे हैं जो सिर्फ अपनी क्लिनिक से ही महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। ये कमाई पूरी तरह से शुद्ध मुनाफा होती है, क्योंकि इनके खर्च बहुत कम होते हैं। आमतौर पर इन्हें केवल एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत होती है जो मरीज का स्वागत करे, अपॉइंटमेंट संभाले और फीस वसूले। इसके अलावा एक अटेंडेंट होता है जो दांतों की सफाई या सर्जरी के दौरान मदद करता है। ये आमतौर पर पैरामेडिकल स्टाफ होता है। कभी कभी विजिटिंग डॉक्टर भी आते हैं अगर अतिरिक्त मदद की आवश्यकता हो। अगर एक औसत डेंटल डॉक्टर समझदारी से काम करे तो वो अपनी क्लिनिक से ही करीब 5 लाख रुपए महीना कमा सकता है। और यदि वह इस कमाई को बचाकर आगे चलकर अपना हॉस्पिटल खोल ले तो उसकी पहचान और आय दोनों ही बढ़ जाएंगी। समाज में ये गलत धारणा बना दी गई है कि डेंटल डॉक्टर ज्यादा नहीं कमाते, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ठान ले कि उसे पैसा कमाना है तो वो इतनी कमाई कर सकता है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। तुम्हें शायद अब तक डेंटल से जुड़ी जरूरत महसूस नहीं हुई होगी, क्योंकि तुम्हारी उम्र में आमतौर पर बच्चों के दांत खराब नहीं होते। लेकिन ध्यान दो, आजकल स्कूलों में, आसपास के लोगों में या रिश्तेदारों में तुम्हें कई लोग दिख जाएंगे जिनके दांतों में ब्रेसेस लगे होते हैं। ये ब्रेसेस कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगवा सकता। इसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है। ब्रेसेस लगाने की न्यूनतम लागत कम से कम 30,000 रुपए होती है। और अब तो टूथसी अलाइनर्स भी आ गए हैं जिनकी कीमत 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक होती है। इन्हें बनाने का असली खर्च मुश्किल से 500 रुपए से 1,000 रुपए तक होता है। यानी 500 रुपए से 1,000 रुपए तक की चीज 50,000 से 60,000 में बिकती है। बाकी सब शुद्ध मुनाफा है। यही सोच किसी डॉक्टर के दिमाग में आई और उसने इसे कमाई का साधन बनाया। इसलिए समझ लो कि डेंटल ही नहीं बल्कि कई अन्य करियर में भी पैसा है, अच्छा खासा पैसा। फर्क सिर्फ इतना है कि दिमाग लगाकर सही रास्ता अपनाना पड़ता है। जो लोग अब तक इस तरह से सोच नहीं पाए, उन्हें लगता है कि इसमें पैसा नहीं है। अब डेंटल की बात पूरी हुई तो आगे बढ़ते हैं। अगला है एनिमल हस्बेंड्री। जरा बताओ, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस सुनकर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? शायद यही कि ये गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं। सच कहूं, कुछ समय पहले तक मैं भी यही सोचता था, जब तक कि इस विषय पर रिसर्च शुरू नहीं की थी। मुझे लगता था कि वेटनरी डॉक्टर का काम सिर्फ गाय भैंस को इंजेक्शन लगाना या प्रसव के समय मदद करना होता है। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली में एक नया ट्रेंड बढ़ रहा है। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। ज्यादातर परिवारों में माता पिता और बच्चे होते हैं। दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ नहीं रहते। जब बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं तो घर में अकेलापन बढ़ता है। कुछ लोग इसे रिश्तों के जरिए भरते हैं, जबकि कुछ लोग पालतू जानवरों के प्रति गहरा प्रेम विकसित कर लेते हैं। ऐसे लोग कुत्ते और बिल्ली को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मैंने देखा है कि पालतू जानवरों के डॉक्टर, डॉग डॉक्टर या कैट डॉक्टर सिर्फ कंसल्टेशन के लिए ही 1,000 रुपए या उससे भी ज्यादा फीस लेते हैं। इसके अलावा इन जानवरों के लिए अलग तरह का खाना, खिलौने, दवाएं, एक्सरे और मेडिकल प्रक्रियाएं होती है। यानी पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। सोशल मीडिया पर भी डॉग फादर और डॉग मदर जैसे ट्रेंड चल रहे हैं, जहां लोग खुद को अपने पालतू का पिता या मां कहते हैं। इससे साफ है कि लोग अपने पालतू के लिए कितने गंभीर हैं। आने वाले 10 वर्षों में जब तक तुम डॉक्टर बनकर निकलोगे, वेटनरी का मार्केट बहुत बड़ा होगा। इसमें कोई शक नहीं, 200% पक्का। अब बात करते हैं आयुष कोर्सेज की। इसमें आयुर्वेद, सिद्ध मेडिसिन और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां आती हैं। हमारे देश में ये उतना लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि आयुर्वेद सिर्फ दादाजी के नुस्खों या जड़ी बूटियों तक सीमित है और लोग इसके लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन विदेशों में स्थिति अलग है। वहां के लोग आयुर्वेद को एक पूर्ण और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति मानते हैं, जैसे एलोपैथी को मानते हैं। वे आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त डॉक्टर मानते हैं और उनकी सेवाओं के लिए हजारों डॉलर चुकाते हैं। इसकी वजह यह है कि एलोपैथी में कई बीमारियों का इलाज नहीं है। उदाहरण के तौर पर माइग्रेन, जो सामान्य सिरदर्द का गंभीर रूप है, एलोपैथी में इसका स्थायी इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में इसके समाधान मौजूद है। इसमें सिर में बहुत तेज दर्द होता है, कभी रोशनी से परेशानी होने लगती है तो कभी आवाज से दिक्कत हो जाती है। एलोपैथी में इसके लिए कोई भी स्थायी दवा मौजूद नहीं है। तो एलोपैथी में आखिर दवाइयां होती क्या है? असल में एलोपैथी में सिर्फ दर्द को दबाया जाता है, जड़ से खत्म नहीं किया जाता। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज मौजूद है। सच कह रहा हूँ।
आयुर्वेद में इस रोग की दवा उपलब्ध है। हमारे यहाँ कई तरह के फल और फूल जैसे अश्वगंधा, त्रिफला, कायम चूर्ण आदि बहुत लाभकारी होते हैं। ये सभी चीजें काफी मदद करती है। अब ये जानकारी किसे हो सकती है? केवल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका कोई स्थायी इलाज है ही नहीं। जो विदेशी लोग इस बात को जानते हैं, वे इसके लिए अच्छे खासे डॉलर में भुगतान करते हैं और अपनी बीमारियों से राहत पाते हैं। वे अपने जान पहचान के लोगों को भी यहाँ भेजते हैं, जिससे कमाई भी बढ़िया होती है। माफ कीजिए, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं आपके विकल्प नीट के अलावा। अगर आपने नीट नहीं दिया है तो आगे क्या हो सकता है? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी छात्र ने पीसीबी विषय लिया क्योंकि उसे बायोलॉजी पढ़ने में रुचि थी, लेकिन किसी कारणवश नीट परीक्षा नहीं दे पाया, या फिर उसने नीट दिया लेकिन इतने कम अंक आए कि कोई विकल्प नहीं मिल पाया। जैसे बीडीएस, आयुर्वेदिक, एनिमल हस्बेंड्री आदि में भी प्रवेश संभव नहीं हुआ। मान लीजिए आपके 400 अंक भी नहीं आए, सिर्फ 300 या 250 अंक आए, तो अब क्या करेंगे? ऐसे में आप उस श्रेणी में आते हैं जिन्होंने पीसीबी तो लिया है लेकिन नीट नहीं दिया। अब सवाल है, पीसीबी लेने वालों के पास और कौन से बेहतर लुभावने विकल्प हो सकते हैं? देखिए, पहला है बीएससी कोर्स। आप सोचेंगे बीएससी तो सबको पता है, बायोलॉजी में कर लेंगे, केमिस्ट्री में कर लेंगे, इसमें खास क्या है? तो सुनिए, सबसे पहला विकल्प है बीएससी न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। आप कहेंगे इसमें करियर कहाँ है? तो देखिए, ये 3 साल का कोर्स है जिसके बाद आप न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, फूड क्वालिटी चेकर कंट्रोलर, कंसल्टेंट, एफएसएसएआई या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। 4 से 5 लाख की सैलरी। जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच पर। ये तीनों कितना कमाते हैं और इनके पास क्या क्या संभावनाएं हैं? आपको पता है यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द कौन सा है? कोई अंदाजा? यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला टर्म है हाउ टू लूज वेट। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, कहीं भी जाकर चेक कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस वेट, हाउ टू लूज बेली फैट, ये सारे शब्द सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। अब जरा सोचिए, जब ये इतना ज्यादा सर्च हो रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग सच में अपना वजन घटाना चाहते हैं। इसी वजह से कई नए इंडस्ट्रीज शुरू हो गए हैं। जैसे आज के समय में जिम एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बन चुका है, क्योंकि लगभग हर कोई जिम जा रहा है वजन कम करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग जिम जा नहीं पाते। कौन सुबह जल्दी उठता है? बहुत कम। और कौन भारी भारी वजन उठाएगा? लगभग कोई नहीं। फिर लोग डाइट की तरफ जाते हैं। इसलिए आजकल आप अक्सर सुनते होंगे, नहीं नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं डाइट पर हूं, या नहीं, मैं कम खाऊंगी, मैं डाइटिंग कर रही हूं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ा मौका आता है डाइटिशियंस के लिए। अब चलिए मैं अपनी ही कहानी बता देता हूं। एक समय ऐसा भी था जब मेरा वजन काफी बढ़ गया था। मेरी पत्नी ने इंस्टाग्राम पर किसी डाइटिशियन को ढूंढ लिया। उसने पहले मेरी पत्नी से मेरी दिनचर्या और रूटीन के बारे में पूछा, फिर मेरे लिए एक डाइट चार्ट बनाया। वो चार्ट बस एक पेज का पीडीएफ था। उसमें लिखा था सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या, नाश्ते में क्या, शाम और रात को क्या लेना है। मतलब पूरे दिन के 4 टाइम के लिए अलग अलग प्लान। उसने कहा इसे 10 दिन फॉलो करना। मैंने फॉलो किया। फिर 10 दिन बाद उसने दूसरा डाइट चार्ट भेजा। फिर अगले 10 दिन बाद तीसरा डाइट चार्ट आया। यानी एक महीने में उसने मुझे 3 अलग अलग डाइट चार्ट दिए, 3 पन्नों का कंटेंट। और इसके लिए उसने मुझसे 3,500 रुपए चार्ज किया। मैं उस डाइटिशियन से कभी मिला भी नहीं, न उसका कोई ऑफिस था, न मुझे पता वो कहाँ रहती है। बस 3,500 रुपए लिए और 3 पन्ने भेज दिए। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, उसके बाद मेरा वजन सच में कम हुआ। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मेरा वजन कम हुआ था, लगभग 10 से 12 किलो तक। मेहनत तो मैंने ही की, लेकिन उस डाइटिशियन ने सिर्फ 3 पन्नों का डाइट प्लान दिया और उसके लिए 3,500 रुपए चार्ज किए। मैं उसका बस एक क्लाइंट था, जबकि उसने ऐसे कितने ही क्लाइंट्स बनाए होंगे। वो केवल इंस्टाग्राम मार्केटिंग करती थी, पोस्ट और वीडियो डालती और वहीं से अपने ग्राहक लेती थी। सोचिए, अगर वो रोज सिर्फ 10 क्लाइंट भी ले, जबकि उसके 1 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे, तो 35,000 रुपए प्रतिदिन की कमाई हो सकती है। महीने में अगर 30 दिन नहीं, सिर्फ 20 दिन भी काम करे तो 7 लाख रुपए महीने की आय बनती है। और मैं यहाँ किसी मशहूर सेलिब्रिटी डाइटिशियन की नहीं, बल्कि एक साधारण डाइटिशियन की बात कर रहा हूँ, जो सेलिब्रिटी जैसे माधुरी दीक्षित या आलिया
भट्ट के लिए डाइट प्लान बनाते हैं। वे तो करोड़ों में कमाते हैं। असलियत यह है कि इस फील्ड में पैसा बहुत है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता। मैंने खुद पैसे दिए हैं, इसलिए मुझे पता है कि इसमें अवसर भरपूर है। बस समझना और सही दिशा में कदम रखना जरूरी है। इसके बाद आता है फूड क्वालिटी चेक कंट्रोलर, कंसल्टेंट और FSI का क्षेत्र। बहुत लोगों को लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन सच ये है कि सरकार ने रेस्टोरेंट और फूड जॉइंट्स के लिए कई सख्त नियम बनाए हैं। जैसे पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, चूहे न हो, फ्रिज होना चाहिए, फायर सेफ्टी पाइपलाइन होनी चाहिए इत्यादि। असल में हर जगह ये नियम पूरी तरह फॉलो नहीं होते और इसी कारण फूड क्वालिटी अधिकारियों की भूमिका अहम हो जाती है। ये सरकारी पद होते हैं और जो लोग इसकी अहमियत समझते हैं वे परीक्षाएं पास करके इस क्षेत्र में आते हैं। न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स का कोर्स करने के बाद यहाँ भी ढेरों अवसर है। रैड लैब्स, ITC, नेस्टल जैसी कंपनियों में भी 4-5 लाख रुपए सालाना की शुरुआती नौकरी मिल सकती है। BDS के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सरकारी परीक्षाओं की। फूड एनालिस्ट के पद के लिए एग्जाम होता है, जिसकी सैलरी करीब 6 लाख रुपए होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी सरकारी परीक्षा के जरिए 5 से 6 लाख रुपए की शुरुआती नौकरी मिल सकती है। इसके बाद आता है BSc फॉरेंसिक साइंसेज। कई लोगों को लगता है कि इसमें न पैसा है न इज्जत, लेकिन असलियत अलग है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनकर आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं। इसके लिए ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे पास करने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, डिफेंस, आर्मी, पुलिस जैसे विभागों में नौकरी मिलती है। यहाँ औसत सैलरी करीब 8 लाख रुपए है। अच्छी बात यह है कि फॉरेंसिक में कम लोग जाते हैं, इसलिए अवसर अधिक और प्रतिस्पर्धा कम होती है। ये कोर्स आमतौर पर 3 साल का होता है और इसके बाद आप PSc के जरिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि न्यूट्रिशन, फूड क्वालिटी और फॉरेंसिक साइंसेज जैसे कोर्सेस में कितना स्कोप है। ये सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको आर्थिक आजादी और प्रोफेशनल पहचान दोनों दिला सकता है। अब ये आप पर है कि आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ते हैं या फिर कदम उठाकर इन अवसरों का फायदा उठाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही करियर से जुड़े बेहतरीन गाइड्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।